नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पेशवा बालाजी बाजीराव के बारे में। इसका टाइम पीरियड है 1740 से 1761 तक। इससे पहले भी हम 2 पेशवाओं के बारे में पढ़ चुके थे। ये उन्हीं की जो लास्ट पेशवा थे उन्हीं का पुत्र था और जिनके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में हमें जानने को मिली। बाजीराव प्रथम थे, इनके पिताजी, उन्हीं के पुत्र थे पेशवा बालाजी बाजीराव। तो बाजीराव प्रथम के बारे में हम निज़ाम से उनके संबंध, किस तरीके से उन्होंने मराठा सत्ता को मजबूत किया, किस तरह गुजरात पर चौथ का अधिकार प्राप्त किया, आगे बुंदेलखंड की विजय की, दिल्ली पर आक्रमण किया, ठीक है, और अंत में निज़ाम को भी अंतिम रूप से पराजित किया और जो काफ़ी बड़ा भूभाग था चंबल और नर्मदा के बीच का वो उससे उनसे प्राप्त किया निज़ाम से। इसके अलावा 50 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति प्राप्त की। अब इसी क्रम में अब हम आगे पढ़ते हैं बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। इसके समय में जो प्रमुख घटना हुई वो ये कि 1750 में छत्रपति महाराजा राम राजा, छत्रपति था कौन, राम राजा, और पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच संगोला समझौता हुआ। इस समझौते में क्या हुआ, इसमें राम राजा ने छत्रपति की समस्त शक्तियाँ पेशवा बालाजी बाजीराव को हस्तांतरित कर दी और इसके बाद ही पेशवा अब मराठा संघ का सर्वेसर्वा यानी अध्यक्ष बन जाता है और छत्रपति का पद यहाँ से समाप्त कर दिया जाता है या फिर नाम मात्र का ही पद रह जाता है और वह महलों का महापौर केवल बन के रह जाता है। तो बालाजी बाजीराव ने अपने पिता के अपूर्ण कार्य को पूरा किया, मराठा शक्ति का उत्तर दक्षिण में प्रसार किया, उसे सफलता भी मिली और इसके अलावा उस मराठा दुदुम्बी कटक से अटक तक बजने लगी। गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड सीधे उनके प्रशासन के अधीन आ गए। निज़ाम हार ही चुका था और दिल्ली के शक्ति संघर्ष में मराठा एक प्रमुख भूमिका निभाने लगे थे। मराठा घोड़े सिंध नदी से पानी पीने लगे थे। तो आप समझ सकते हो इनका विस्तार कहाँ से कहाँ हो गया। 1751 में मराठा सरदार रघुजी भोंसले प्रथम ने बंगाल पर आक्रमण करके वहाँ के नवाब अलीवर्दी खां को पराजित करके उड़ीसा पर स्थायी रूप से अधिकार कर लिया, ठीक है। और इस तरह बंगाल और बिहार दोनों प्रांतों के लिए अलीवर्दी खां ने 12 लाख रुपये वार्षिक चौथ देना स्वीकार कर लिया। 1757 में रघुनाथ राघोबा के नेतृत्व में मराठों ने पंजाब पर आक्रमण किया और अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं को वहां से खदेड़ दिया। दत्ताजी सिंधिया को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया था और 1759 में मराठों ने मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय को अपने संरक्षण में ले लिया। इस प्रकार 1759 तक मराठा शक्ति चरम सीमा पर पहुंच गई। तो आप देखिए, पंजाब पर आक्रमण किया, पहले बंगाल पर और उड़ीसा पर आक्रमण, फिर पंजाब पर, अब आलमगीर द्वितीय को भी अपने संरक्षण में ले लिया गया। और इस तरीके से अब इनकी अब यहाँ जो एक मेन और जो जिसे कहेंगे कि अब ये पूरी मराठा शक्ति है, एक बहुत बड़ी शक्ति से आमने सामने होने वाली थी और इस तरीके से यहाँ पानीपत की तृतीय युद्ध की भूमिका इस तरीके से बनने लगी थी जब इनका पंजाब में मराठे पंजाब और दिल्ली में उलझने लगे थे, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कि मुगल सम्राटों की दुर्बलता के कारण विघटनकारी तत्व थे जिनको पहले से ही प्रोत्साहन मिला हुआ था। पठान और रोहिले अहमद शाह अब्दाली की सहायता से दिल्ली में पठान राज्य स्थापित करना चाहते थे और इस तरह दरबार के षड्यंत्रों ने बाहर के आक्रमणकारी को दिल्ली में हस्तक्षेप करने का मौका दिया। 1751 में अब्दाली के आक्रमण से भयभीत होकर सफदरजंग ने मराठों से सहायता जा मांगी। 52 में करारनामा किया गया जिसमें 50 लाख रुपये वार्षिक के बदले मराठों ने मुगल सम्राट को आंतरिक और बाह्य रक्षा का वचन दिया और अजमेर भी दिया गया। पंजाब, सिंध, दोआब के प्रदेश से चौथ वसूली का अधिकार मिल गया और इस समझौते के होते हुए भी सम्राट ने अब्दाली को पंजाब दे दिया। यद्यपि यह करारनामा पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया किंतु इससे मराठों की पिपासा जाग उठी। अब जब 1757 में अब्दाली पुनः पंजाब आया और दिल्ली और मथुरा के बीच के प्रदेश लूटे, मंदिर तोड़े, हिंदू मारे गए, पुणे से मराठा सेना रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर की अध्यक्षता में दिल्ली भेजी गई। अब्दाली वापस 58 में लौट जाता है। दूसरे और मराठे अगस्त में दिल्ली पहुंचे। रघुनाथ राव ने सम्राट को पुनः दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। अब यह तो अब्दाली के लिए एक महान चुनौती थी कि पंजाब से उसके एजेंट को उन्होंने निकाल के बाहर कर दिया और रोहिला सरदार नजबुद्दौला मराठा शक्ति को चुनौती दे रहा था। दत्ताजी सिंधिया मुजफ्फरनगर के पास नजबुद्दौला के लिए घेरा डाले हुए थे।
अब 1759 में अब्दाली ने कटक को पार किया, दिल्ली की ओर बढ़ गया। दत्ताजी ने आक्रांता को थानेश्वर के पास रोकने का प्रयास किया, किंतु एक झड़प में दत्ताजी सिंधिया मारे जाते हैं और इस तरीके से एक सेना मराठों से विशाल सेना अफगानों से टक्करने के लिए सदाशिवराव भाऊ के अधीन भेजी गई। सेनाओं के बीच 14 जनवरी 1761 को ऐतिहासिक क्षेत्र पानीपत में युद्ध हुआ। मराठे हार गए और उनके समस्त भारत पर राज्य करने का स्वप्न मिट्टी में मिल गया। इसी हार के सदमे में बाजीराव का देहांत हो जाता है। तो अभी हम आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं। कल के वीडियो में पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।